देखिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है, बेस थ्योरम कंप्लीट की थी। तो स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक फंक्शन है, ठीक है, जो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, फंक्शन कैसे वर्क करेगा? फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? इसका जो नोटेशन है, ये एफ जी एच से ना दिखा के, फंक्शन है ना, इसको एक्स कैपिटल लेटर एक्स वाई जेड ऐसे दिखाती है। और ये फंक्शन क्या है? एक्स है। जैसे रैंडम वेरिएबल नाम इसका क्या है? एक्स। ये सैंपल स्पेस पे लगेगा, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसमें उस पर लगेगा। मतलब ये जो फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। इसमें क्या डालोगे आप? इसमें इवेंट डालोगे सैंपल स्पेस की, और ये हर इवेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर देगा। ठीक है, ये कहाँ होता है? एक्स टू आर, मतलब ये इसका डोमेन है। एस क्या होता है? इसका डोमेन। एस में क्या होती है? इवेंट्स। इवेंट डाली जाती है इसमें, नंबर नहीं डाले जाते, इसमें इवेंट डाली जाती है। ठीक है, और ये आपको हर इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर देगा। और क्या रियल नंबर देगा, ये उस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता है वो दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि a random variable x which can assume countable number of isolated values, जिसकी वैल्यू जो x है वो किस टाइप की वैल्यूज ले सकता है? x can take values, तो वो कैसी वैल्यूज लेगा? ठीक है, तो वो कैसी लेगा? इंटीजर वैल्यूज। जैसे x की वैल्यू क्या क्या होगी? x के 0 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यूज लेगा। ठीक है, आइसोलेटेड वैल्यूज, आइसोलेटेड वैल्यूज या इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, इस टाइप की वैल्यूज। तो जैसे एक एग्जांपल देखो ना, ऐसे है कि भाई एक हमने एक डाइस को 5 टाइम्स थ्रो किया। कितनी बार थ्रो किया? 5 टाइम्स। और उसमें जो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, एक्स काउंट करेगा। एक्स काउंट जो रैंडम वेरिएबल है, ये क्या काउंट करेगा? काउंट नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऐसे समझो, एक्सपेरिमेंट बदलो। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन को हमने थ्रो किया 5 टाइम्स। कितनी बार थ्रो किया? 5 टाइम्स। और एक्स एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जो काउंट करेगा नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, व्हेन ए कॉइन व्हेन ए कॉइन इज क्या काउंट करेगा? नंबर ऑफ हेड्स। लेकिन कब काउंट करेगा? जब एक कॉइन को कितनी बार थ्रो किया गया है? 5 टाइम्स। ठीक है, अब उसमें एक्स की वैल्यू कैसे काउंट करेगा? भाई 5 बार थ्रो किया गया है और पांचों में एक बार भी हेड ना आए, तो ये उस टाइम पे देगा 0। हेड बताएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी। हेड 0। भाई 5 बार थ्रो किया गया है और एक हेड आए। ठीक है, या 2 बार हेड आ सकता है, या 3 हेड, या 4 हेड, या पांचों हेड आ जाए। तो इस टाइप की वैल्यूज देता है, डिस्क्रीट वैल्यूज देता है, इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, या एक्स काउंट करेगा नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, इस टाइप से डिफाइन होगा। तो चलिए, उसके बाद हमें बनाना होता है जो रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया जाता है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या ये प्रोबेबिलिटी, ये जो टेबल होती है यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है उसका। ये टेबल कैसे बनती है? पहले तो आपको देखना पड़ेगा जो भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन है, एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। एक्स कैन जो उसकी टेकिंग वैल्यूज है, एक्स कैन टेक वैल्यूज x1 x2 x3 xn। ठीक है भैया, ऐसे ही होंगे x1 x2 x3। एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, ये ऐसी वैल्यूज हैं कुछ, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ले ली P1 P2 P3। मतलब भाई रैंडम वेरिएबल x है, अगर वो 0 ले रहा है, या जैसे x1 वैल्यू ले रहा है, x की वैल्यू क्या है भाई? जैसे x कैन टेक वैल्यूज x1 x2 x3 xn। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इक्वल टू x1, तो प्रोबेबिलिटी निकालो क्या आएगी, उसको हम P1 बोल रहे हैं। और जब x वैल्यू x2 लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी P2। ये प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो भाई जब x की वैल्यू ये रखी है यहाँ पे इस कॉलम में, इस रो में, और px जब x इक्वल टू x1
प्रोबेबिलिटी कितनी P1, जब x इक्वल टू x2 देन प्रोबेबिलिटी P2। ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी है यहाँ, ये टेबल, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये टेबल बना दो, ठीक है। तो उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि वो पूछेगा इसका मीन, क्या पूछेगा, जो ये रैंडम वेरिएबल है, ये आपने टेबल बनाया है, तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो मीन कैसे निकलता है इसका, ये फॉर्मूला है समीशन, भाई इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, समीशन पी आई एक्स आई, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस Pn xn, ये हमारा कितना आ गया, मीन आ गया, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये मीन होता है, ये मीन है, उसको EX भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, समीशन पी आई एक्स आई। वेरिएंस ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये जो लिखा है, क्या लिखा है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब ये चीज क्या बता रही है अभी, ये जो लिखा है, मतलब जो भी आपका डेटा है, ये भाई जो डेटा है, इनका स्क्वायर कर लो, इनका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, और स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर दो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, और माइनस जो मीन आया है, ठीक है भाई, जो मीन आया है, मीन आया है जितना भी, उसके स्क्वायर को माइनस कर दो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है वेरिएंस का। चलिए अब फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल्स देखो, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिखने वाले हैं, काफी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ए डाइस इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक डाइस को 5 बार थ्रो किया गया, एक कॉइन को 5 टाइम्स थ्रो किया गया, एक कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो किया गया, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ टॉसेस हैं वो आपको 4 से ज्यादा दिखेंगे, 4 या 4 से ज्यादा, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ टॉसेस, कॉइन को थ्रो करे, डाइस को थ्रो करे, यहाँ पे नंबर 4 या 4 से ज्यादा है, समझ लेना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ही यूज करवाएगा वो, जो अभी फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। और आपको पूछेगा एक डाइस को 5 बार थ्रो किया गया, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 3 इज रोल्ड ट्वाइस, कि जो 3 नंबर है वो 2 बार आया है, भाई 3 नंबर तो 5 बार थ्रो किया, 5 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है, 5 बार, और जो 3 नंबर है वो 2 बार आ सकता है, एक बार भी ना आए, 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो समझ लेना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है, देख लेते हैं। ये बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, बर्नौली ट्रायल्स की कंडीशन देखो, ठीक है, किनको हम बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ ट्रायल होंगे कि हम एक कॉइन को 10 बार थ्रो किया या एक डाइस को 50 बार थ्रो किया, तो उसमें 50 बार एक डाइस को 50 बार थ्रो किया, तो 50 क्या है, ट्रायल्स हैं, ठीक है, पहली बार थ्रो किया, फिर दूसरी बार थ्रो किया, ये क्या है, थ्रो करना क्या है, एक ट्रायल, डाइस को एक बार थ्रो, एक ट्रायल, फिर दूसरी बार थ्रो, दूसरा ट्रायल, फिर तीसरी बार थ्रो, तीसरा ट्रायल, तो उस एक्सपेरिमेंट में फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, जनरली ये होता ही है, इसको तो भूल जाओ, ये होगा नहीं, क्वेश्चन में फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स ही होते हैं, इससे कोई नई चीज नहीं है। दूसरी चीज मैं यहां से पढ़ता हूं, जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब भाई जो ट्रायल्स हैं, पहला थ्रो, ट्रायल्स का मतलब थ्रो ही है, थ्रो, पहला थ्रो, दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो, ये जो ट्रायल है, एक डाइस को मान लो थ्रो किया गया 50 बार, तो पहले थ्रो में क्या आएगा, पहले थ्रो में अगर 6 आ गया, तो दूसरे थ्रो में क्या आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है, तीसरे थ्रो में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो ये थ्रो है, आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर पहले में 6 आया तो दूसरे में 6 आएगा, ऐसा कुछ लिंक नहीं है ना, पहले में कुछ भी आ सकता है, जब दूसरी बार थ्रो करोगे तो पहले थ्रो से उसका कोई लेना देना नहीं कि पहले में क्या आया था, तो दूसरे थ्रो में कुछ भी आ सकता है, तीसरा करोगे उसका पिछलों से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, ठीक है। ऐसी जहां जो भी ट्रायल हो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे कॉइन को थ्रो करते हो, 10 बार थ्रो करो, 20 बार थ्रो करो, हर थ्रो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पहले में थ्रो में क्या आया है, दूसरे थ्रो में क्या आएगा, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है।
ठीक है भाई, ये चीज आपको दिख जाएगी। कोई क्वेश्चन अधिकतर क्या आएंगे, डाइस थ्रो हो रही है, कॉइन थ्रो हो रहा है, और वो जो थ्रो है वो इंडिपेंडेंट होते ही है। ठीक है, ये दिख जाएगा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट। इसके बाद जितने भी ट्रायल है, ईच ट्रायल शुड हैव एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस एंड और फेलियर। तो दो तरह की इवेंट होंगी बस, सक्सेस और फेलियर। मतलब सक्सेस का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, किसी इवेंट के होने को सक्सेस बोलेंगे, ना होने को फेलियर बोलेंगे। मतलब हर ट्रायल में दो ही चीजें आपको देखनी है। कोई इवेंट जो मेन इवेंट है जिसको हमने सक्सेस बोला है, या तो वो हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। ठीक है, जैसे मैं सक्सेस किसको बोल देता हूँ, एक डाइस को थ्रो किया गई, मैंने किसको, एक डाइस को थ्रो किया, और कितनी बार थ्रो किया डाइस को, ए डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, और मैं सक्सेस बोल देता हूँ, सक्सेस कुछ बोल लो आप, इवेंट ही तो है, गेटिंग, ऐसे मान ऐसे ले लेते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। एक कॉइन को थ्रो किया गया है, कितने बार, 10 टाइम्स। किसको थ्रो किया गया, कॉइन को। और सक्सेस डिफाइन कर लेता हूं, गेटिंग हेड, हेड का आना सक्सेस है। जब एक कॉइन को थ्रो किया गया 10 टाइम्स, हेड का आना सक्सेस है, तो कितने हेड आ सकते हैं। ठीक है भाई, या तो पहला थ्रो करोगे, कॉइन थ्रो करोगे, तो ये तो हेड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, हेड आ गया सक्सेस, नहीं आया फेलियर। दूसरा थ्रो करोगे, जब कॉइन को दूसरी बार थ्रो करोगे, हेड आएगा या नहीं आएगा। तो हर ट्रायल में दो ही तरह की चीजें दिखेंगी, या तो कोई इवेंट होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। तो ऐसे दो चीजें होंगी, होना सक्सेस, ना होना फेलियर। तो जब किसी कॉइन को आप 10 बार थ्रो करोगे, उसमें नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो सकती है भाई, नंबर ऑफ सक्सेस 10 भी हो सकती है। ठीक है, जितनी बार हेड आ जाए। ठीक है, हेड आना ही सक्सेस है। तो मैं दो तरह की इवेंट बनेंगे, सक्सेस और फेलियर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर शुड बी द सेम इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल, भाई ट्रायल इंडिपेंडेंट है, पहली तो बात ये है। और जो इवेंट होगी जिसको हम सक्सेस बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रायल है, तो वो सेम रहनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि हर थ्रो में, हर ट्रायल में बदल रही है, फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, और वो देगा भी नहीं। जब 4 से ज्यादा ट्रायल होते हैं ना, 4 या 4 से ज्यादा, तो वो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ही लगवाएगा। अब एक जो हम एक कॉइन को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, 3 बार थ्रो कर रहे हैं, तब तो चांस है कि वो जनरल वे में करवाए क्वेश्चन को। जब 4 या 4 से ज्यादा बार थ्रो होंगे, 5, 10, 7, तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ही रखवाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि भाई ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दो दो ही तरह की इवेंट होंगी, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, और हमें यहाँ पे देखने हैं, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में क्या रहती है, सेम रहती है। अब हमें करना क्या होगा, हमें कोई एक्सपेरिमेंट के एन ट्रायल्स हैं, और जिस इवेंट को हम सक्सेस डिफाइन करेंगे, ये सक्सेस है, उसके जैसे जैसे मैं बोलूं कि एन ट्रायल्स हैं, एंड किसी एक्सपेरिमेंट के कितने ट्रायल्स लिए, एन ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स, आर बार सक्सेस हो एन ट्रायल में से। जैसे किसी को इनको 10 बार थ्रो किया गया, 5 बार हेड आई। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे, वो फॉर्मूला देखना है। तो पहले तो हमें देखना है ये, ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स की कंडीशन देख ली। उसके बाद ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। तो हम बोलेंगे कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है भाई। ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स क्या काउंट करेगा, एक्स काउंट करेगा नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस किसी को बोलेगा वो, गेटिंग हेड सक्सेस, गेटिंग टेल सक्सेस, कुछ बोलेगा सक्सेस ऐसे ही, गेटिंग डबलेट सक्सेस, कुछ बोलेगा। रैंडम वेरिएबल काउंट करेगा, नंबर ऑफ सक्सेस काउंट करता है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो द कंडीशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। और जो रैंडम वेरिएबल है भाई, वो हमारी बर्नौली थ्योरम्स, बर्नौली ट्रायल्स की जो कंडीशन उनको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया गया है, जिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, वो एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स कैसे हैं भाई, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो समझ लेना वहां पे अगर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, तो समझ लेना कि बर्नौली ट्रायल्स है।
ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स का मतलब बोलता है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, बस इससे काम हो जाएगा। देन जो ये रैंडम वेरिएबल है इसको बोलेंगे इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अगर ट्रायल्स कैसे होते हैं भाई, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो हम जो रैंडम वेरिएबल है उसको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। एंड वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। मतलब अगर n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, कैसे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, तो दो ही तरह की इवेंट हो रही होगी। ठीक है, किसी को हम एक को बोलेंगे सक्सेस और ना होने को बोलेंगे फेलियर। तो P ले लो, जो इवेंट जिसको सक्सेस बोला है P उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं हम। ठीक है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और P प्लस Q कितना होता है 1। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x क्या काउंट करेगा, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। x क्या काउंट करता है, क्या काउंट करेगा कि कितनी बार सक्सेस हुए हो n ट्रायल में से, मतलब कितनी बार वो इवेंट हुई है n ट्रायल में से जिसको उसने सक्सेस बोला है, तो ये काउंट करेगा। देन फॉर्मूला क्या है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस, r की जगह भाई 3 2 4 कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन n ट्रायल्स, n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो कैसे होता है, p x इक्वल टू r, मैं बोलता हूँ p x इक्वल टू r, इसका मतलब भी है x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है r। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो NCR, ये रहा फॉर्मूला NCR, भाई n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और r नंबर ऑफ सक्सेस, p पावर r, p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल में सेम ही रहेगी। ठीक है, बदलती नहीं है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। p पावर r इंटू क्यू पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं आएंगे तो ये फॉर्मूले से हम काम करेंगे। ठीक है, x इज ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, अगर x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो ये नोटेशन होता है, कभी कभी कुछ लिखता नहीं है BNP, तो इसका मतलब है जो x है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और ये n का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और सेकंड में जो लिखा होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, जैसे लिखा होता है ना B5 1/2, तो मतलब नंबर n कितना है 5, और ये p कितना है 1/2, p से q निकल जाएगा क्योंकि p प्लस q इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इफ x इज ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, मतलब x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो जो मीन है उसका एक डायरेक्ट निकालते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, ये ऐसे लिखा हो x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन निकालने का तरीका है, मीन होता है NP, वेरिएंस क्या होता है NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है रूट NPQ। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले याद रखिए। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो फॉर विच द डिफरेंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 1, तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है भाई, मीन डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस कितना है 1 है, तो मीन कितना होता है NP, वेरिएंस क्या होता है NPQ इक्वल टू 1। ठीक है भाई, एक कंडीशन आ गई, आप क्या आगे क्या कर सकते हैं, NP कॉमन ले लो अगर लेना चाहो, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1, रोक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, करना क्या है, एक कंडीशन ये दी है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, देन n स्क्वायर px ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू। तो भाई यहाँ से हमें ये जो डेटा देगा ना, ये दो जो भी डेटा देगा यहाँ पे दो कंडीशन देगा, एक ये दी है एक ये दी है, ये सारी कहानी आपको N और P और Q ये सब निकल जाएंगे इनसे, और फिर कुछ पूछेगा वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये आई, अब दूसरी कंडीशन यहाँ से देखो क्या है, इस कंडीशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 टाइम्स P x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r क्या फॉर्मूला है NCR P पावर r q पावर n माइनस r। ठीक है भाई, यही है ना, रखो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ट्रायल्स n है
एन सी आर, आर की जगह 2 आ जाएगा, पी, पी तो पी ही है, पी पावर आर, क्यू पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस आर, मतलब एन माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स पी एक्स इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्मूले में वैल्यू डालो। तो एन ही है, एन सी आर आर 1 है, पी पी है, पी पावर 1 इंटू क्यू पावर एन माइनस आर, एन माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू एन सी 2, एन सी 2 कितना आता है, ये आता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2, ये आ जाएगा एन एन माइनस 1 बाई 2, तो ये भैया आ गया एन एन माइनस 1 बाई 2, और पी स्क्वायर क्यू की पावर एन माइनस 2, उधर आएगा 3 एन सी 1 एन हो जाएगा, पी क्यू पावर एन माइनस 1, ये 2 2 कैंसिल और एक एन कैंसिल, इधर बच गया हमारा एन माइनस 1, और इधर पी स्क्वायर है, इधर पी है, एक पी यहाँ पे बचेगा, ठीक है, क्यू को उधर ले जाओ, और इधर ये क्यू पावर एन माइनस 1 अपॉन क्यू पावर एन माइनस 2, ये ऊपर जाएगा, एन माइनस 1 माइनस एन प्लस 2, तो ये कैंसिल क्यू, तो इधर एक क्यू बचेगा, और ये 3 कहाँ गया, 3, ठीक है, तो एन माइनस 1 पी इक्वल टू 3 क्यू, ये आ गया, एक कंडीशन आ गई हमारी, ये आ गई यहाँ से, ठीक है भाई। अब हम्म अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन पी माइनस पी इक्वल टू 3 क्यू, और एनपी की वैल्यू डाल दो यहाँ से, एनपी की वैल्यू डाल दो आप 1 अपॉन 1 माइनस क्यू, डाल दो 1 अपॉन 1 माइनस क्यू, माइनस पी इक्वल टू 3 क्यू, और 1 माइनस क्यू कितना होता है भाई, 1 माइनस क्यू और पी प्लस क्यू इक्वल टू -1 होता है ना, नहीं 1, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू पी, मतलब यहाँ पर जो 1 माइनस क्यू है वो पी है। अरे यार ऐसे ही क्या बोल देते यहाँ पे ना, इतना करने की जरूरत ही क्या थी, ये जो कंडीशन आई है इसको थोड़ा और लिखें, तो एन पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू की जगह आ जाएगा पी, तो एन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा ये यहाँ से, ठीक है भाई। हम्म, ठीक है, तो यहाँ से हम्म और ठीक है, एक कंडीशन ये रही हमारी, एन पी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से कंडीशन आई एन की जगह 1 बाई पी स्क्वायर डाल देते हैं, यहाँ से एन की जगह डालो 1 बाई पी स्क्वायर, चलो रखते हैं, तो 1 बाई पी स्क्वायर -1, पी इक्वल टू 3 क्यू, तो ये आ जाएगा भाई हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर और 3 पी क्यू, ऐसे कुछ आएगा, और ठीक है, 1, और क्यू की जगह हम रख सकते हैं, पी में ही ले आओ ना, क्यू की जगह रख सकते हैं 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, 3 पी, क्यू की जगह 1 माइनस पी रख लो, पी निकल जाएगा ना, 1 माइनस पी स्क्वायर 3 पी माइनस 3 पी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 पी स्क्वायर माइनस 3 पी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 पी स्क्वायर माइनस 2 पी माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 पी पी माइनस 1 माइनस पी माइनस 1, तो पी की वैल्यू आ रही है 1 और 1/2, ठीक है, ये आ रही है पी की वैल्यू 1 और 1/2, तो हम 1/2 ले रहे हैं यहाँ पर,
p इक्वल टू 1, ये ऐड करते हैं। p की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 1/2, तो q भी कितना हो जाएगा, q भी हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। और n कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, n p स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो n इंटू पी स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकाले ना, अब जो पूछा था, अब ये पूछा है उसने, n स्क्वायर पी एक्स ग्रेटर देन 1, n स्क्वायर पी एक्स ग्रेटर देन 1, n स्क्वायर की वैल्यू होगी 16, पी एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे लिखा इसको 16 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1, बस यहाँ पर वैल्यू डालो अब इसमें 16 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, क्या लिखोगे, एन पी एक्स इक्वल टू आर, पी एक्स इक्वल टू आर वाला फॉर्मूला क्या था, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, ये लगाओ। तो भाई एन एन की वैल्यू कितनी आई, 4 सी 0, पी कितना है 1/2 पावर आर 0, क्यू भी 1/2 है, पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो 4, एन कितना है 4 है, एन पता है, पी पता है, क्यू पता है, सब पता है यहाँ पे, माइनस इसको देखो 4c1 1/2 पावर 1 इंटू 1/2 पावर 3, बस। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, देख लो क्या आ रहा है, 1 माइनस 4c0 कितना होता है, कितना आता है 1 ही आता है ना, फैक्टोरियल 4/0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 1, तो 1/2 की पावर 4 आ गया, 1/2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 की पावर 4 16 माइनस 4c1 कितना होता है 4, और 2 की पावर नीचे 4 ही है ना, यहाँ से सॉल्व करोगे 2 की पावर 3 नीचे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 16, तो ले लो एलसीएम यहाँ पर 16, तो 16 माइनस 1 माइनस 4, तो कुल मिला के 16 कैंसिल, तो 16 कितना बचा 11, ठीक है, ऐसे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है ए कॉइन इज बाइस्ड, बाइस्ड कॉइन है, ठीक है भाई, सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, भाई हेड आने का चांस टेल आने के चांस से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, ठीक है भाई। दिस कॉइन इज टॉस्ड until a head or 3 tail suckers, और कॉइन को टॉस किया गया कब तक, जब तक एक हेड नहीं आ जाता, या तो हेड आ जाए या फिर 3 टेल, और फिर अगर इनमें से कुछ आ गया तो रुक जाएगा। x denotes number of tosses of the coin then mean of x, तो यहाँ पर एक बाइस्ड कॉइन को जब थ्रो किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी किसी एक ट्रायल में, ठीक है, और 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये है, ठीक है। तो जब एक कॉइन थ्रो किया जाएगा, मान लो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3x, निकालेंगे कैसे, लेकिन जब भी एक्सपेरिमेंट हो गया तो हेड आएगा या टेल आएगा,
तो दोनों का सम कितना रहेगा, x प्लस 3x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो भाई यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा हमारा, रखो ना वैल्यू x की यहाँ पे 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल x मतलब 1/4। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज है। चलिए तो आ गया। अब x क्या काउंट करेगा, x जो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन। अब कितने टॉस की जरूरत पड़ेगी, मतलब भाई आप ऐसा हो सकता है कि आपने कॉइन को थ्रो किया, ये कॉइन, और कॉइन थ्रो करते ही हेड आ जाए, तो काम हो गया आपको। बस रुकना कब है, अगर जब तक हेड नहीं आता है 3 टेल, तो हेड आ जाए। तो शुरू में ही हेड आ गया तो पहले ही टॉस में, तो नंबर ऑफ टॉसेस एक भी हो सकता है, काम हो जाएगा। ठीक है, पहले टॉस में मान लो पहले टॉस में अगर टेल आ गया तो नहीं रुकोगे आप, फिर थ्रो करोगे, फिर हेड आ गया तो रुक जाओगे आप। ठीक है, तो 2 टॉस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपका टारगेट पूरा हो। या फिर आप ऐसा सोचो कि टेल आया, फिर टेल आया, और तीसरे में हेड आ जाए, तो आप रुक जाओगे। अगर तीसरे में हेड नहीं आया, मान लो फिर, या फिर तीसरे में क्या है, टेल टेल, तीसरे में टेल आ गया, तब भी आप रुक जाओगे। ठीक है, यहाँ पे रुक ही जाओगे आप, ऐसे रुको या ऐसे रुको। ठीक है, तो यहाँ पर x कैन टेक वैल्यूज, जो x की वैल्यूज है भाई, वो कितने टॉसेस रिक्वायर्ड हैं टारगेट तक जाने के लिए। एक टॉस में भी काम हो सकता है, 2 टॉस में, या फिर 3 टॉस। ठीक है, p x इक्वल टू 1, ये x1 x2 x3 है, x1 x2 x कैन टेक वैल्यूज। तो p x इक्वल टू 1 मतलब क्या है इसका, कि आपने टॉस किया और टॉस करते ही हेड आ जाए, बात खत्म। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। ये p1 है, p x इक्वल टू 2। ठीक है भाई, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 के लिए क्या करोगे आप, x इक्वल टू 2 का मतलब है पहले थ्रो किया, टेल आया, नहीं रुकेंगे, फिर हेड आ जाए, सेकंड सेकंड थ्रो में हेड आ जाए, मतलब बीच में इंटरसेक्शन है। पहले में टेल टेल एंड दूसरे में हेड। तो और भाई ये टी इंटरसेक्शन पी टी इंटर, पहले में टेल आए एंड दूसरे में हेड आए, और यहाँ पे दोनों इवेंट, पहला थ्रो दूसरा थ्रो कॉइन का इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई, कॉइन का थ्रो क्या है, इंडिपेंडेंट है। पहले क्या आएगा दूसरे में क्या आएगा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जब इवेंट्स कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट। पीटी पीएच, पीटी कितना आता है ऊपर से 1/4, पीएच कितना आता है 3/4, तो 3/16। भाई पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी 3, 3 टॉस, नंबर ऑफ टॉसेस 3। कब 3 टॉस करने पड़ेंगे टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो पहले टॉस में यहीं तक होंगे बस। या तो उसमें टेल आया, तीसरा टॉस, पहले टेल, हेड नहीं आया, हेड आता रुक जाते, फिर टेल, और फिर हेड आ जाए। ठीक है, या फिर टेल टेल और टेल आ जाए। नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड कितने हैं, 3, या टीटीएच आए या ट्रिपल टी, आगे जाने की जरूरत नहीं, रुक गए बस। ठीक है, तो ये निकालो आप, पी टी टी एच प्लस पी टी टी टी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा दो, पी टी पी एच, पी टी मल्टीप्लाई कर दो ना, पी टी कितना है 1/4, पी टी 1/4, पी एच 3/4, प्लस पी टी 1/4, 1/4, 1/4, तो कितना आ गया है, तो 3/64 प्लस 1/64, 4/64, और 4/64 कितना होता है, 1/16। तो टेबल बना लो, ये मीन भी निकालना ना, मीन निकालना ना इसका, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, टेबल बनाओ ना छोटी सी।
एक्स कैन टेक वैल्यूज क्या थी 1 2 3 और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी आई है 3/4 2 पर 3/16 1/16 ठीक है चेक कर लो इन सब का सम ना 1 आना चाहिए ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं जो भी आई है तो 1 है इसका मतलब डेटा सही है मीन निकालो भाई मीन आ जाएगा हमारा मीन आ जाएगा कितना आएगा मल्टीप्लाई ना कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 3/4 6/16 3/16 16 एलसीएम ले लो 12 + 6 + 3 21/16 ठीक है 21/16 तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 21/16 ठीक है भाई इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं if the probability of the random variable x takes values x is given by अच्छा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है x की वैल्यू 0 1 2 3 डाल के सब आ जाएगा k कांस्टेंट है ठीक है तो अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या आएगा भाई ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी डालो यहाँ पर x की जगह 0 k आएगा जब x की वैल्यू हम डालते हैं 1 तो ये आ जाएगा हमारा 1 डालोगे 2k/3 x = 2 डालोगे तो आ जाएगा 3k/3² ऐसे जा रहा है 3 डालोगे 4k/3³ ठीक है ऐसे जाएगा ये और चलता जाएगा ये ठीक है तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है के निकल जाएगा कितना होता है सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1 तो k + 2k/3 + 3k/3² और 4k/3³ ये चलेगा भाई चलता जाएगा और इक्वल टू 1 है यहाँ से k कॉमन ले लो और ये जो सीरीज बनेगी 1 + 2/3 + 3/3³ + 4/3/3² + 4/3³ ऐसे चलेगी इक्वल टू 1 इस सीरीज ये जो सीरीज है तो भाई ये एजीपी है ठीक है एजीपी है इसको कैसे निकालते हैं मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं इसको एस मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए 1 + 2 × 1/3 + 3 × 1/3² + 4 × 1/3³ ठीक है तो इसमें जो जीपी है ना कोरस्पॉन्डिंग जीपी है 1 1/3 1/3² ये इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है एक तो ये एपी बन रही है इसमें 1 2 3 4 ये एपी है और सेकंड में दूसरे 1 1/3 1/3² ये जीपी है एजीपी है तो कोरस्पॉन्डिंग जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/3 मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो करोगे और ये आ जाएगा हमारा एकदम छोड़ के लिखेंगे करो पूरी में तो 1/3 जब इसमें 1/3 से करोगे यहाँ लिखो इसमें करोगे यहाँ लिखो तो 2 × 1/3² + 3 × 1/3³ ऐसे जाएगा माइनस कर दो माइनस तो S1 - 1/3 2/3 और उधर आएगा भाई हमारा ये 1 और 2/3 - 1/3 1/3 और ये टर्म आ जाएगी 1/3² + 1/3³ इनफाइनाइट तो ये जो आप देख रहे हो ये जो सीरीज है ये एक जीपी है फर्स्ट टर्म 1 है कॉमन रेशियो इसका कितना है 1/3 तो फॉर्मूला होता है a/1 - r निकालो
1/1 माइनस आर 1/3, तो ये 3/2 कितना आ गया 3/2। तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, हमारा s कितना आएगा 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9/4, ये s आ गया। एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, s आ गया। यहाँ पे रखो भाई, यही तो s था ना, k इंटू, तो k इंटू यहाँ पर k इंटू 9/4 इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/9। ठीक है, और पूछा क्या था। हम्म ये पूछा था p प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको भाई मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x x इक्वल टू 0 प्लस, तो ये माइनस ही हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, इसको हटाओ, और माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। वैल्यू डालो भाई, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ से मिलेगी, इक्वल टू के, और के कितना आया अपना, के कितना आया है 4/9, तो 4/9 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1, 2k/3, 2/3 इंटू के कितना था 4/9, 4/9 रखो यहाँ पे 4/9, तो कितना आ गया भाई ये 8/27, 8/27। ठीक है, एलसीएम ले लो 27, तो 27 माइनस 12 माइनस 8, तो कितना बना 27 माइनस 20, 7/27। ठीक है, इतना आ रहा है कुछ 7/27, तो ये हमारा क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो बाकी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास में।